ब्रिक्स 2024 के समिट में पाकिस्तान की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होने वाली है। लगता है कि इंडिया ने सक्सेसफुली पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स में ऑल टुगेदर ब्लॉक कर दी है। उन्होंने इनवाइट नहीं किया और वो शायद इसीलिए नहीं किया। उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो, उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। ब्रिक्स को ज्वाइन करना तो छोड़िए, ब्रिक्स का ऑब्जर्वर बनना या फिर ब्रिक्स समिट में अपना एक ऑफिशियल भेजना, ये भी पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। रशियन जुबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जुबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जुबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है। आप आपस में ना इन दोनों मीटिंग्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा। वो किस तरीके से हमारे पास, मेरी बात सुने, ये गोल्डन एससीओ की मीटिंग हुई है, हमारे पास गोल्डन चांस था कि हम अच्छे तरीके से वेलकम, एक चांस मिला था हमें कम्युनिकेट करने का, फेस टू फेस बात करने का, टेबल टॉक करने का, बट हमने क्या किया, हमने अच्छे तरीके से रिसीव ही नहीं किया। पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया? गेस्ट बुला लेते। आज जो आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं, उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। को ये जवाब दे, भारत का ये फायदा हुआ है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भुला देंगे कि उन्होंने अब जो दुनिया का एक ऑर्डर है उसको चेंज करना है। इसके लिए क्या कोई इतने बड़े टिल्ट नजर आएंगे? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाक मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि भारत ने हमें ब्रिक्स में ऐसा ब्लॉक किया कि हम रूस में घुस भी नहीं पाए। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को मेहमान के तौर पे भी ब्रिक्स समिट में नहीं बुलाया। पाक मीडिया बोल रहा है कि पुतिन भारत से डरते हैं, मोदी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमें नहीं बुलाया। भारत ने साफ पहले ही कर दिया था कि पाकिस्तान के पास ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कोई काबिलियत नहीं है। जैसे हर बड़े मंच पर पाकिस्तान बस कश्मीर का रोना रोता रहता है, उससे मंच खराब हो जाता है। जैसे पाकिस्तान की वजह से एससीओ का महत्व खत्म हो गया, इसीलिए भारत नहीं चाहता है कि एससीओ की तरह ब्रिक्स भी खराब हो जाए। आज पूरी दुनिया की नजरें ब्रिक्स पर है। ब्रिक्स शुरू होने से पहले चीन और इंडिया ने एलएसी बॉर्डर पर बड़ा समझौता किया था, जो बताता है कि अब चीन भी भारत से अपने संबंध ठीक करना चाहता है। ये बड़ी डेवलपमेंट देख अमेरिका तिलमिलाया उठा है। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत ब्रिक्स में जाए और ब्रिक्स का महत्व बढ़ाए। दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहां पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया important actor is मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है, सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट, जिसे वो कहते हैं ना, अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता? लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया और वो शायद इसीलिए नहीं किया। उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें, व्हाट डज मोदी सेज। मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज के में G7 से आगे चला गया।
ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है, उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये साढ़े की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू टॉक टू, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड इन द वेस्ट, you talk to any diplomat, you talk to any politician, you talk to any media person abroad, and they say that we don't understand India kya kar raha hai. The only country whose foreign policy is not understood in many in the West is India, क्योंकि वो strategic autonomy की बात कर रहे हैं ना, they're talking of strategic autonomy। अब जितने बड़ी तादाद में दुनिया ने वहां पे उन्होंने बुलाया हुआ है, पाकिस्तान के साथ तो रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो क्यों नहीं बुलाया, गेस्ट बुला लेते, आ जाओ भेज जाओ, आपने अप्लाई भी कर दिया है, साइड पे खड़े हो जाना, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर चला जाता, मिनिस्टर ना जाता, पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पहुंच जाता। श्रीलंका की मैं देख रहा था फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे पहुंची हुई है, छोटे छोटे मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। इंडिया देखें, श्रीलंका वहां पे जाए इंडिया को सूट करता है, जैसे इंडिया को ये सूट करता था ये बताना है अफ्रीका को मैं आपको G20 में लेके आया। इंडिया तमाम, अब कल ईरानी प्रेसिडेंट मिले हैं उनको, क्या नाम है, मोदी साहब को, और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप हमें SCO में लेके आए, आप हमें ब्रिक्स में लेके आए। तो हु हैज मोर लिवरेज ओवर ईरान, पाकिस्तान और इंडिया? डेफिनेटली लिवरेज चेंज हो गई है भैया। People don't look things from an Islamic lens all the time. They look from multilateral lens. In global politics, India has a clout. India as a major middle power is making its case. India as a major middle power अपना केस बना रही है भाई साहब, ठीक है। और अब देखे ना ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, ये बड़े लीथल ऑप्टिक्स है। ब्रिक्स जो है वो उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स जारी हैं। मैंने बल्कि मोदी साहब की जो वहां पे मीटिंग थी उसको बड़े गौर से देखा है, और टाइमिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि व्हाट अ वंडरफुल वर्क डॉक्टर जयशंकर हैज डन। वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने, भारत ने और चाइना ने अपने बॉडी को रिजॉल्व कर लिया। 3800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको उन्होंने रिजॉल्व कर रही है। इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है, इसलिए सेंसिटिव है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत को इसमें बॉर्डर के साथ इसको भारत को इसमें से क्या मिला है? भारत को क्या मिला है? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। को ये जवाब दिया। भारत का ये फायदा हुआ है, और चाइना का फायदा ये हुआ है कि वो यहां से एनर्जी बचा के ताइवान पे घेरा डालेंगे, जहां से फिर हमारे कैनेडियन पप्पू जी तंग हो जाएंगे। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो, उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। मैं ब्रिक्स की अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया, अपने देखने वालों से शेयर करूंगा। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे, तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं, और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज। आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं। ये उसकी अपडेट थी।